गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, कल चैप्टर नंबर 4 वैद्युत धारिता में हमने आपको धारिता के मात्रक, धारिता की विमा, चालक की स्थितिज ऊर्जा इत्यादि के बारे में बताया था। विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र आपको बताया था। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करते रहें। चलिए अब हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं इसी क्रम में। देखिए आज नया टॉपिक आपको पढ़ाते हैं, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उनका उभयनिष्ठ विभव, आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं कह सकता, लेकिन चूंकि सिलेबस में है तो समझना भी चाहिए और पढ़ना भी आवश्यक है। पता नहीं कब एग्जाम में आ जाए, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, फिर भी समझते हैं। देखिए माना हमारे पास दो विलगित गोलीय चालक हैं ए और बी, जिन्हें हमने विद्युत रोधी स्टैंडों पर लगा दिया। ये क्या है आपके वैद्युत रोधी स्टैंड। माना इस चालक की त्रिज्या है R1 और इस चालक की त्रिज्या है R2। माना इस चालक की धारिता है C1 और इस चालक की धारिता है C2। जैसा कि आप चित्र में देख ही रहे हैं, यहां पर चालक A चालक B की तुलना में बड़ा है, अर्थात जो त्रिज्या R1 है वो R2 से अधिक है। जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा है C समानुपाती किसके होता है, R के, गोलीय चालक की धारिता के लिए। अर्थात चालक A की धारिता जो C1 होगी वो अधिक होगी किससे, चालक B की धारिता C2 से। तो यदि हम इन चालकों को आवेश दें तो जाहिर सी बात है, यदि हम इसे Q1 आवेश दें और इसको Q2 आवेश दें, तो चूंकि इसकी धारिता अधिक है तो इसको हम इस चालक की तुलना में ज्यादा आवेश दे सकते हैं। जब इसका आवेश अधिक होगा तो माना आवेश देने पर इसका विभव हो गया V1 और इसका विभव हो गया V2। तो जब धारिता अधिक है तो इसको आवेश भी अधिक दिया जा सकेगा, इसलिए इसका विभव भी अधिक होगा और इस चालक का विभव चालक A की तुलना में कम होगा। तो देखिए Q1 कितना हो जाएगा, आप सभी को पता है Q बराबर किसके होता है, CV के। तो Q1 बराबर किसके हो जाएगा, C1 V1 के, और Q2 बराबर हो जाएगा किसके, C2 V2। अब यदि हम इन दोनों चालक गोलों को एक नगण्य धारिता के तार द्वारा जोड़ दें तो आपको पता है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, बिल्कुल स्पष्ट होगा कि आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव वाले गोले से निम्न विभव वाले गोले की ओर, या उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर होता है। तो जैसा आपको अभी बताया, चूंकि त्रिज्या R1 अधिक है R2 से, इसलिए इस गोले की धारिता अधिक होगी गोले B की धारिता से, इसलिए इसको दिया गया आवेश भी अधिक होगा गोले B की तुलना में, इसलिए इसका विभव भी अधिक होगा गोले B की तुलना में। जब इसका विभव अधिक है तो ये गोला A हो गया है उच्च विभव वाला। देखिए हमने लिख रखा उच्च विभव वाले चालक A से आवेश किधर जाएगा, निम्न विभव वाले चालक B की ओर चला जाएगा। जाहिर सी बात है, आवेश का स्थानांतरण इस गोले से इस गोले पर होगा, और यह क्रिया कब तक होती रहेगी, आप सभी को पता है, यह क्रिया तब तक होगी जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। और उस समान विभव को ही हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। इसे हमने V नाम दे दिया है। तो माना दोनों चालकों को जोड़ने के उपरांत इन दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव कितना हो जाता है, V हो जाता है, और इस स्थिति में दोनों गोलों के बीच आवेश का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो देखिए अब हम गणना करते हैं उभयनिष्ठ विभव की। तो अतः विभव V बराबर कितना हो जाएगा, कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो कुल आवेश हमारा हो गया Q और कुल धारिता हमारी हो गई C, और Q कितना होगा, Q1 प्लस Q2, और धारिता कितनी हो जाएगी, C1 प्लस C2। समीकरण 1 व 2 से Q1 व
Q2 के मान रखने पर। तो देखिए Q1 और Q2 के मान कितने रख दिए हमने, V बराबर ये फॉर्मूला आ गया हमारा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 3 और ये आ गया दोनों चालकों का या दोनों चालक गोलों का ओवरनेस्ट विभव। अब देखिए माना दोनों चालक गोलों को जोड़ने के बाद आवेशों के स्थानांतरण या जिसे हम क्या कहेंगे पुनः वितरण के बाद गोले ए व बी पर उत्पन्न नए आवेश क्रमशः Q1 डैश व Q2 डैश है। तो Q1 डैश कितना हो जाएगा, जैसे आपको पता है आवेश बराबर किसके होता है, धारिता गुणा विभव। अब पुनः वितरण के बाद जो विभव हो चुका है वो दोनों गोलों का कितना हो चुका है, V, जिसे हम ओवेनिस्ट विभव का नाम दे रहे हैं। तो Q1 डैश बराबर हो गया C1V समीकरण नंबर 4 व Q2 डैश बराबर हो गया किसके, C2V समीकरण नंबर 5। इसलिए समीकरण 4 को आप समीकरण 5 से यदि भाग दे दें तो हम देखेंगे Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर किसको हो जाएगा, C1 बटे C2। यहां से आपका V से V कैंसिल हो गया, ये आपकी आ गई समीकरण नंबर 6। तो इस समीकरण से आपको क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि दोनों आवेशित चालकों को परस्पर जोड़ने पर उन पर होने वाले आवेशों का पुनर्वितरण, अर्थात दोनों आवेशित चालकों को परस्पर जोड़ने पर उन पर आवेशों का पुनः वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। जैसे इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हमने एक बड़े व्यक्ति को भोजन करने के लिए बैठा दिया, हमने उसको भोजन दिया और भोजन देने के बाद वो अब भोजन से तृप्त हो चुका है, यानी कि उसने पेट भर के खाना खा लिया। लेकिन अब अगर हम उसको और ज़्यादा भोजन दें तो जाहिर सी बात है एक सीमा से ज़्यादा भोजन करना व्यक्ति के बस में नहीं है, संभव नहीं है। तो वो उस सीमा से ज़्यादा भोजन नहीं कर पाएगा, अर्थात अपनी धारिता से ज़्यादा भोजन को ग्रहण नहीं कर पाएगा। अब हम उसको साथ में एक दूसरा व्यक्ति और दे देते हैं उसके खाने के लिए। दूसरा व्यक्ति मतलब उसका एक हमने साथी दे दिया कि भाई अब आप नहीं खा पा रहे हैं तो इसे खिलाइएगा। लेकिन वो साथी उससे उम्र में छोटा, अर्थात एक छोटा बच्चा है, जैसे आप मान लीजिए 5 साल का, 10 साल का बच्चा है उसके साथ में। तो अब हमने जो उसको भोजन दिया वो भोजन उसने उसको स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। तो भोजन उस बच्चे ने खाना प्रारंभ कर दिया, लेकिन जाहिर सी बात है चूंकि बच्चा छोटा है तो उसकी धारिता उतनी नहीं होगी जितने की बड़ी व्यक्ति की। जितना भोजन बड़ा व्यक्ति कर चुका है उतना वो नहीं कर पाएगा, वो भी अपनी धारिता के अनुपात में ही भोजन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हमने एक व्यक्ति के साथ में एक दूसरा व्यक्ति खाने के लिए बैठा दिया तो वो अनलिमिटेड खा सकते हैं, अनलिमिटेड नहीं खा पाएंगे। एक व्यक्ति और उसके साथ में दूसरा व्यक्ति, दोनों ही भोजन अपनी अपनी धारिताओं के अनुपात में ही खा सकते हैं। तो अर्थात यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भोजन अपने हिस्से का देगा भी तो वो दूसरा व्यक्ति भी
अपनी धारिता के अनुपात में ही उससे भोजन लेकर खा पाएगा, धारिता से अतिरिक्त भोजन वो नहीं कर पाएगा। तो बिल्कुल वही सिस्टम यहां पर है। यदि हमने इन दोनों चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ भी दिया तो एक गोले से आवेश दूसरे गोले पर स्थानांतरित होना शुरू हो गया, लेकिन आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में ही हुआ, उससे ज्यादा आवेशों का पुनर्वितरण होना संभव नहीं है। अब आइए देखते हैं कि कितना आवेश एक गोले से दूसरे गोले पर गया। अब इसका दूसरा पॉइंट लेते हैं। अभी हमने यहां निकाला था ये पॉइंट, इसका ओवेनिस्ट विभव। सबसे पहले हम जो गणना कर रहे हैं ये ओवेनिस्ट विभव की गणना कर रहे हैं, तो आप अगर हेडिंग डालना चाहें तो यहां डाल भी सकते हैं ओवेनिस्ट विभव। अब हम दूसरा हेडिंग लेकर चलते हैं, आवेशों के पुनः वितरण के बाद स्थानांतरित आवेश की मात्रा। देखिए कितना आवेश स्थानांतरित हुआ। जाहिर सी बात है, हम कह रहे हैं कि चालक गोलों को जोड़ने से पहले चूंकि इसकी धारिता अधिक थी तो इस पर आवेश अधिक था, और इसकी धारिता कम थी तो इस पर आवेश कम था। अब जब हमने इन चालक तारों को इन दोनों गोलों को चालक तार द्वारा जोड़ दिया तो आवेश उच्च विभव वाले गोले से निम्न विभव वाले गोले की ओर जाना प्रारंभ हो गया। तो जाहिर सी बात है, यहाँ का जो आवेश है वो इधर खिसकना शुरू हो गया, तो इस पर जो नया आवेश उत्पन्न हुआ होगा Q1 डैश, वो Q1 की तुलना में कम होगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि इस पर जो आवेश उत्पन्न हुआ होगा Q2 डैश, जो इसका अंतिम आवेश है, चूंकि आवेश अब यहां से यहां आ चुका है तो इसका अंतिम आवेश पहले आवेश की तुलना में, अर्थात ये जो Q2 डैश है ये Q2 की तुलना में ज्यादा होगा। तो स्पष्ट हो गया होगा कि इसका अंतिम आवेश पहले वाले आवेश की तुलना में घट जाएगा और इसका अंतिम आवेश पहले वाले आवेश की तुलना में बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, हम इसके प्रारंभिक या अंतिम आवेश का अंतर निकाल लें या इसके अंतिम आवेश और प्रारंभिक आवेश का अंतर निकाल लें तो हम स्थानांतरित आवेश की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, स्थानांतरित आवेश डेल्टा Q बराबर, या तो हम इसको लिखेंगे Q1 माइनस Q1 डैश। अभी आपको बताया चालक गोले A पर पहले आवेश अधिक होगा और स्थानांतरण के बाद आवेश कम होगा, या इसको हम लिख सकते हैं Q2 डैश माइनस Q2, क्योंकि चालक गोले B पर अंतिम आवेश ज्यादा होगा प्रारंभिक आवेश की तुलना में। अब Q1 व Q2 के Q1 डैश या Q2 डैश व Q2 के मान रखने पर ऊपर जो समीकरण आपको दी गई है इनसे आप इनका मान लगा सकते हैं। तो डेल्टा Q बराबर हो गया, हम इसका मान रख लेते हैं, आप चाहे इसका मान रखकर सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर एक ही आएगा। तो हम इसका मान रखकर सॉल्व कर रहे हैं, Q1 माइनस Q1 डैश बराबर ही हो गया C1 V1 माइनस C1 V। तो यहां से ये C1 कॉमन आ गया, बच गया V1 माइनस V। तो समीकरण 3 से V1 का मान रखने पर तो देखिए, समीकरण 3 से V1 का मान रखेंगे तो डेल्टा Q बराबर आ गया हमारा C1 V1 और माइनस V का मान है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब आप इसका लघुत्तम ले लेंगे तो ये लघुत्तम आ गया आपके पास C1 प्लस C2, तो ये हो गया C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 और प्लस और माइनस माइनस C2 V2। तो देखिए, C1 V1 से C1 V1 कैंसिल हो गया, तो इसलिए डेल्टा Q बराबर आप यहां देख रहे हैं, यहां से C2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया C1 C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये आपका आ गया स्थानांतरित आवेश की मात्रा, समीकरण नंबर 7। अब आगे चलते हैं।
अब नेक्स्ट है आपका नया हेडिंग, ऊर्जा हानि। तो देखिए यहां ऊर्जा हानि ही क्यों हुई, ऊर्जा का लाभ क्यों नहीं हुआ? इसलिए क्योंकि जब हम दोनों चालक गोलों को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद जब उन पर आवेश का स्थानांतरण होगा तो इस कार्य में उन्हें किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा प्रदान नहीं हो रही है, क्योंकि जितना आवेश हमने उन्हें देना था वो हम देकर अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। अब हमने यहां पर आपने देखा होगा चित्र में कहीं भी स्रोत नहीं जोड़ रखा, तो इसका मतलब यह है कि अब जो आवेश का स्थानांतरण होगा उसमें उनकी अपनी संचित ऊर्जा का व्यय होगा। इसीलिए दोनों चालक गोलों को जोड़ने पर सदैव ऊर्जा की हानि ही होती है। तो निकालते हैं ऊर्जा की हानि कितनी होगी। तो देखिए माना दोनों चालकों ए व बी को जोड़ने से पहले उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है क्रमशः U1 व U2 है। अतः U1 बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा हाफ CV स्क्वायर, तो C1V1 स्क्वायर, व U2 बराबर हाफ C2 V2 स्क्वायर। इसलिए चालकों को जोड़ने से पहले उनकी कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर U1 प्लस U2, दोनों का मान रख देते हैं, हाफ कॉमन आ गया, C1V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, समीकरण नंबर 8। माना दोनों चालकों को जोड़ने के बाद इनकी कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U डैश हो जाती है। U डैश बराबर कितना हो गया, हाफ C कुल धारिता, तो कुल धारिता हो गई C1 प्लस C2, और कुल विभव हो गया आपका उभयनिष्ठ विभव जोड़ने के बाद V, तो ये हो गया V स्क्वायर। तो समीकरण 3 से V का मान रखने पर U डैश बराबर ये हो गया हाफ C1 प्लस C2, और ये हो गया आपका C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो इस C1 प्लस C2 से इसका होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, यह आ गई आपकी समीकरण नंबर 9। इसलिए दोनों चालकों को परस्पर जोड़ने पर ऊर्जा हानि डेल्टा U बराबर किसके हो जाएगी, U माइनस U डैश। समीकरण 8 व 9 से मान रखने हम यहां इस समीकरण में समीकरण 8 और 9 से दोनों के मान रख देंगे और अपने आंसर को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए यहां मान रख रहे हैं डेल्टा U बराबर हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। हाफ कॉमन ले लिया, यह आ गया C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर
माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। अब आइए देखिए इसका लघुत्तम लेते हैं। तो यहां पर ये हमारा लघुत्तम आ गया C1 प्लस C2। सॉल्व करेंगे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। तो देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गया और इससे ये कैंसिल आउट हो गया। डेल्टा U बराबर, अब अगर आप देखें तो यहां से कॉमन आ गया C1 C2, तो ये बचा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 बटे 2C1 प्लस C2, या डेल्टा U बराबर हमारा आ गया C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस C2। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 10। तो ये आ गया आपका ऊर्जा हानि का सूत्र। इसके आगे चलते हैं। देखिए एक चीज आपको इसमें और समझाते हैं इसी टॉपिक में। देखिए समीकरण 4 व 5 से Q1 डैश बराबर है C1V और Q2 डैश बराबर है हमारे पास C2V। माना दोनों चालकों को जोड़ने के बाद पहले चालक के विभव में परिवर्तन, और ये परिवर्तन क्या होगा, कमी, डेल्टा V1 व दूसरे चालक के विभव में परिवर्तन, और ये परिवर्तन होगा वृद्धि, डेल्टा V2 है। क्यों? क्योंकि आपको बताया था जोड़ने से पहले चालक का विभव ज्यादा था, दूसरे चालक का विभव कम था। तो अब इनसे आवेश का प्रवाह चालक ए से चालक बी की ओर अर्थात उच्च विभव वाले से निम्न विभव वाले की ओर हुआ। कब तक हुआ? जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। अब जब पहले एक का विभव ज्यादा था और दूसरे का विभव कम है, तो जाहिर सी बात है दोनों का विभव बराबर करने के लिए हमें एक का विभव घटाना पड़ेगा और दूसरे का बढ़ाना पड़ेगा। तो वही चीज है, पहले के विभव में कमी हुई, दूसरे के में वृद्धि, और अंत में ये दोनों विभव बराबर हो गए। इसलिए ओवेनिस्ट विभव, ये जो ओवेनिस्ट विभव V होगा, या तो ये होगा V1 माइनस डेल्टा V1, या ये हो सकता है V2 प्लस डेल्टा V2। इसलिए Q1 डैश, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C1V, इस V की जगह हम लिख सकते हैं V1 माइनस डेल्टा V1, और Q2 डैश ये है कितना, C2V, और यहां V की जगह लिख सकता हूं मैं V2 प्लस डेल्टा V2, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों ही V के मान है, V1 माइनस डेल्टा V1 भी और V2 प्लस डेल्टा V2 भी। तो हमने C1 के साथ ले लिया V1 माइनस डेल्टा V1, अर्थात पहले गोले के साथ पहले गोले की धारिता और पहले गोले का विभव जोड़ने के उपरांत, और दूसरे गोले के लिए दूसरे गोले का धारिता और दूसरे गोले का विभव जोड़ने के उपरांत। अब देखिए ऊर्जा संरक्षण के नियम से जोड़ने से पहले चालकों का कुल आवेश
और जोड़ने के बाद चालकों का कुल आवेश। तो जोड़ने से पहले हो गया आपका Q1 प्लस Q2 और जोड़ने के बाद हो गया Q1 डैश प्लस Q2 डैश। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 100 रुपए हैं और दूसरे के पास 50 रुपए हैं। अब हम इन्हें आपस में इनका पुनः वितरण करने के लिए कहते हैं। तो मान लीजिए इसने 10 रुपए इसको दे दिए, तो इसके पास 10 रुपए देने के उपरांत बचे 90 रुपए और इसके पास हो गए 60 रुपए। या मान लीजिए और 10 रुपए इसे दे दिए, तो इसके पास हो गए 80 रुपए और इसके पास हो गए आपके 70 रुपए। मान लीजिए और 5 रुपए दे दिए, तो इसके पास हो गए 75 रुपए और इसके पास भी कितने हो गए 75 रुपए। तो आप किसी भी अवस्था में देखें तो इन पैसों का पुनः वितरण करने के बाद या पहले हर अवस्था में यहां पर कितने रुपए थे 150, यहां पर भी कितने होगा 150, यहां पर भी कितने होगा 150, यहां पर भी कितने हो गए आपके 150। तो इस प्रकार जब हम आवेशों का पुनः वितरण करेंगे तो पुनः वितरण करने के बाद या पुनः वितरण करने से पहले कुल आवेश सदैव बराबर होते हैं। तो इनके मान रखने पर देखिए मान रखते हैं, इसका मान हो गया कितना C1V1 और इसका कितना था C2V2 और इसका मान हमने निकाला C1V1 माइनस डेल्टा V1 आपके सामने लिखा है और प्लस C2V2 प्लस डेल्टा V2। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। C1V1 प्लस C2V2 बराबर C1V1 माइनस C1 डेल्टा V1 बराबर और प्लस C2 डेल्टा V2 और प्लस C2V2। तो C2V2 से C2V2 कट गया और C1V1 से C1V1 कट गया। तो ये कितना हो गया C1 डेल्टा V1 बराबर C2 डेल्टा V2। इससे क्या स्पष्ट है? अर्थात चालक की धारिता वह उसके विभव में वह आवेशों के पुनः वितरण की क्रिया में उसके विभव में होने वाले परिवर्तन का गुणनफल सदैव नियत होता है। तो आप देख रहे हैं धारिता और विभव में होने वाले परिवर्तन का गुणनफल C1 इंटू डेल्टा V1 बराबर किसके है C2 इंटू डेल्टा V2। तो यह गुणनफल सदैव नियत होता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये टॉपिक भी आपको बिल्कुल क्लियर से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा सॉल्व करने वाला टॉपिक है लेकिन बहुत आसान टॉपिक है। आज अपने टॉपिक को हम यहीं पर रोकते हैं। कल आपको पढ़ाएंगे अब संधारित्रों के बारे में थोड़ा डिटेल में। तब तक के लिए धन्यवाद।